Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about endocrine system in man. Endocrine system is the system of chemical coordination. आपने पहले पढ़ा था नर्वस कोऑर्डिनेशन, अब है केमिकल कोऑर्डिनेशन. केमिकल्स कम्युनिकेट विद इफेक्टर्स. इफेक्टर्स नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी आपने पढ़े थे, यहाँ भी इफेक्टर्स हैं. कौन से केमिकल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं? हार्मोन. Hormone is a specific messenger molecule synthesized and secreted by endocrine gland. Endocrine glands क्या हैं? Ductless glands हैं which release the hormones directly into bloodstream. Blood carries hormones to target organs or tissues. इसके ऑपोजिट होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसे ग्लैंड्स जिनकी डक्ट्स हों जिसके जरिए वो अपनी सिक्रीशन रिलीज करें, जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स फॉर एग्जांपल स्लाइवरी ग्लैंड है जिसकी सिक्रीशन स्लाइवा माउथ में आती है विद द हेल्प ऑफ डक्ट. स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड्स हैं, इन सब की अपनी अपनी डक्ट्स होती हैं. दिस इज जनरलाइज्ड फिगर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को. पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, मसलन थायराइड ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को, टेस्टिस को, ओवरीज को, और कुछ ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली खुद मैनेज करते हैं जैसे पेनक्रियाज. हार्मोन्स का रोल एनिमल्स में भी है, जैसा कि मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग. लार्वा से जो टेडपोल है ये एडल्ट के फॉर्म में जो आता है ये कहलाता है मेटामॉर्फोसिस. बटरफ्लाई में भी लार्वा से एडल्ट फॉर्म डिफरेंट होती है, वो भी कहलाती है मेटामॉर्फोसिस. तो ये जो मेटामॉर्फोसिस होती है फ्रॉग में ये डिपेंड करती है खास तरह के हार्मोन्स के ऊपर. इसी तरह माइग्रेटरी बर्ड्स जब माइग्रेशन करते हैं उससे पहले उनके हार्मोन्स उनकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फॉर द लॉन्ग 1000 माइल्स फ्लाइट ऑफ द माइग्रेशन. Now first gland is the pituitary gland. Pituitary gland is the master gland. इसके दो लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब. एंटीरियर लोब के कुछ हार्मोन्स ट्रॉफिक हार्मोन्स हैं. ट्रॉफिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर जाके काम कर रहे हैं, जैसे ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम कर रहे हैं, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड पे जाके काम कर रहे हैं, FSH LH टेस्टिस और ओवरी के ऊपर काम कर रहे हैं. इनको कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स. और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं एंटीरियर लोब के, जैसे ग्रोथ हार्मोन MSH. और पोस्टीरियर लोब के दो मेन हार्मोन्स हैं ADH और ऑक्सीटोसिन. ADH आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, किडनी के ऊपर एक्ट करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है. और ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दो हार्मोन्स हैं जो मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क इजेक्शन को रेगुलेट करते हैं. Now we are going to discuss growth hormone. The other name of growth hormone is somatotrophin. Somatotrophin is responsible for the normal growth of a person. If growth hormone is less during growing years, it creates a condition called dwarfism. If growth hormone is excessively produced during growing years, it produces a condition called gigantism. ये तस्वीर देखें, दिस इज अ नॉर्मल गाय जिसके अंदर बॉडी के अंदर ग्रोइंग ईयर्स में नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन था. इसकी हाइट है 5'8". ये जो पर्सन है इसकी ग्रोइंग ईयर्स में इसका ग्रोथ हार्मोन का लेवल बहुत कम था, तो इसमें ड्वार्फिज्म हो गई. इसकी हाइट है 2 feet 5 inches. और ये जो पर्सन है इसमें ग्रोइंग ईयर्स में ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा था, इसलिए इसको जो कंडीशन हो गई दैट इज कॉल्ड जाइगेंटिज्म. जाइगेंटिज्म में इसकी हाइट कितनी है? 8 feet 11 inches. Another condition is acromegaly. Acromegaly is that condition in which growth hormone is excessively produced after growing years. एक दफा ग्रोइंग ईयर्स गुजर जाएं, अमूमन 18 to 20 ईयर्स जो होते हैं, फर्स्ट 18 to 20 ईयर्स आपकी लाइफ के वो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं. इसके बाद जो ग्रोइंग पॉइंट्स बोन्स में होते हैं वो सील हो जाते हैं और मजीद उनकी लेंथ इंक्रीज नहीं कर सकती. इसलिए इनमें जब आफ्टर ग्रोइंग ईयर्स ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो वो बोन्स को थिक करता चला जाता है, लंबा नहीं कर सकता. द हैंड्स बिकम वेरी लार्ज, द फीट बिकम वेरी लार्ज, द जॉ बोन्स बिकम वेरी लार्ज एंड हैवी. ये देखें, ये एक नॉर्मल पर्सन का हाथ है, एक्रोमेगैली के सफरिंग पेशेंट का हाथ इस तरह के. देखें कितनी ज्यादा फिंगर्स. हो सकता है इस पर्सन की 10 साल पहले उंगलियां कुछ इस तरह की हों, लेकिन एक्रोमेगैली की वजह से इनमें इतना ज्यादा चेंज आ जाता है. द बोन्स बिकम वेरी मच थिक एंड हैवी. नाउ वी कम टुवर्ड्स पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. इसके दो मेन हार्मोन्स हैं ADH एंड ऑक्सीटोसिन. ये जो दो हार्मोन्स हैं ये असल में पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी नहीं बनाता, हाइपोथैलेमस बनाता है और posterior lobe of pituitary gland इसको स्टोर करता है. and whenever it is required then it is released from the posterior lobe of pituitary. ADH का पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और इसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन. ये कब रिलीज होता है? जब हमारी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए. इट इज रिलीज व्हेन लो अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड्स एंड इट इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन.
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें एडीएच प्रोडक्शन नहीं होती, डेफिशिएंसी होती है एडीएच की, उनको एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये लोग एक दिन में 50-60 ग्लास पानी पी जाते हैं और वो सारा पानी उनकी बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है जी। तो नॉर्मल एडीएच हमारी बॉडी में वाटर के लेवल को मेंटेन रखने के लिए बड़ा जरूरी है। अगर हमने ज्यादा पानी पिया है या सर्दियों का मौसम है, हमें स्वेटिंग नहीं हो रही, नॉर्मल हम पानी पी रहे हैं, फिर तो एडीएच नहीं बनेगा, ज्यादा क्वांटिटी में यूरिन प्रोड्यूस होगा। लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है, जैसे गर्मियों में स्वेटिंग ज्यादा हो रही है या हमने रोजा रखा है, तो असर के बाद आप खासतौर पर नोट करें कि जो यूरिन प्रोडक्शन है गर्मियों के रोजे में वो बहुत कम हो जाती है। डार्क कलर का स्मॉल क्वांटिटी में कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। उस वक्त क्यों ऐसा होता है? उस वक्त हमारी बॉडी में एडीएच एक्ट कर रहा होता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज होता है, किडनी के ऊपर जाके एक्ट करता है, नेफ्रॉन से वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है और वाटर लॉस कम से कम होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो सेकंड हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, इट स्टिमुलेट्स कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड इट इज नेसेसरी फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट। The next gland is thyroid gland. Thyroid gland किधर होता है? Neck region में होता है. It is the largest endocrine gland present in the neck region below larynx. ये larynx है, voice box. Voice box के नीचे ट्रेकिया के साथ ये अटैच होता है. इसके दो मेन लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब. और इसके अंदर की तरफ पोस्टीरियर साइड, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका बैक व्यू है. इसके पीछे की तरफ 4 छोटे छोटे पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं. नेक्स्ट जो हम ग्लैंड पढ़ेंगे वो पैराथायरॉयड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड की 2 मेन सिक्रीशंस हैं, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन. थायरॉक्सिन जो प्रोड्यूस करता है थायराइड ग्लैंड, इसको आयोडीन की जरूरत होती है. आयोडीन एक खास एटम है जो हर तरह की डाइट में नहीं होता, सी फूड में ज्यादा होता है. और थायरॉक्सिन जो प्रोड्यूस होता है ये जब रिलीज होता है बॉडी के हर सेल पे जाके एक्ट करता है एंड इट इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. आपने 9th क्लास में बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ा था कि C6H12O6 reacts with oxygen and forms carbon dioxide and water, and the whole process takes place in 3 steps: glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain, and it results in the formation of ATP. So हर सेल को जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी? थायरॉक्सिन की मदद से. हर सेल में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करने की सलाहियत है, लेकिन वो किस रेट पे करेगा ये काम, ये डिटरमिन कौन करेगा? थायरॉक्सिन. गोइटर वो कंडीशन होती है जब थायराइड ग्लैंड इनलार्ज कर जाता है ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी इन डाइट. पाकिस्तान के ज्यादा एरियाज में वाटर और फूड में आयोडीन की कमी है, इसलिए पाकिस्तान में काफी सारे लोगों को गोइटर की प्रॉब्लम हो जाती है. थायराइड ग्लैंड बहुत इनलार्ज कर जाते हैं क्योंकि आयोडीन नहीं मिलता, तो आधा बना हुआ थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड में भरता चला जाता है. इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? आयोडीन डाइट में लिया जाए, जिसका सबसे आसान तरीका ये है कि आयोडाइज सॉल्ट को यूज किया जाए. पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने सारी सॉल्ट प्रोडक्शन कंपनीज को कहा हुआ है, अगर आप देखें तो हर सॉल्ट कंपनी के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है आयोडाइज सॉल्ट. ठीक है जी. आयोडाइज सॉल्ट अगर यूज करेंगे तो हमारी आयोडीन डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाएगी. अच्छा, हर हार्मोन की एक नॉर्मल रेंज होती है. थायरॉक्सिन की भी एक नॉर्मल रेंज, और थायरॉक्सिन मैंने अभी आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है. अगर रिक्वायर्ड नॉर्मल रेंज से थायरॉक्सिन कम हो, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म. ऐसे पर्सन में क्या कंडीशन होगी? लो एनर्जी, एटीपी नहीं बन रहा सेल्स में, लो एनर्जी होगी, हार्ट बीट भी स्लो हो जाएगी, हार्ट को भी यानी एनर्जी इनफ नहीं मिल रही, सर्दी बहुत ज्यादा लगेगी, सर्दियां इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती हैं, वेट ज्यादा होगा क्योंकि फूड यूटिलाइज होगा तो वेट कम होगा ना, फूड अगर यूटिलाइज नहीं होगा तो वेट ज्यादा हो जाएगा. ठीक है जी. हाइपरथायरॉयडिज्म इसके ऑपोजिट सिचुएशन है, जब थायरॉक्सिन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो. ये डेफिशिएंट प्रोडक्शन है, ये एक्सेसिव प्रोडक्शन है. हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा? हाई एनर्जी, लोग बहुत ज्यादा बेचैन एक्टिव कैफियत में होंगे, हार्ट बीट भी बहुत तेज होगी, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, शिवरिंग ऑफ हैंड्स बहुत ज्यादा होगी, वेट नहीं बढ़ेगा, जितना मर्जी खा लें वेट नहीं बढ़ेगा. ठीक है जी. बेचैनी, घबराहट इनको बहुत होती है हाइपरथायरॉयडिज्म के लोगों को अमूमन. कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है ये एक अलग हार्मोन है. इसका काम किसके साथ है? ब्लड कैल्शियम लेवल के साथ. इट डिक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल. जब हम कोई ऐसी फूड खाते हैं जिसमें कैल्शियम है तो हमारी बॉडी का ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, उस वक्त कैल्सिटोनिन रिलीज होता है. वो उस ब्लड के कैल्शियम को किधर लेके जाता है? बोन्स में डिपॉजिट कर देता है. तो इस तरह ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाता है बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन्स. यानी जब हम कैल्शियम रिच डाइट लें तो कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होगा और हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता चला जाएगा.
ठीक है जी। इसके ऑपोजिट काम करता है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड से, 4 glands on posterior side of thyroid gland. Parathormone increases blood calcium level by removing calcium from bones. जब हमारी डाइट में कैल्शियम इनफ ना हो तो फिर ब्लड में कैल्शियम तो लाजमी सही रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि नर्व्स और मसल्स को फंक्शन करने के लिए, नॉर्मल काम करने के लिए ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल चाहिए। और पैराथॉर्मोन ये काम करता है कि जब हमारी डाइट से इनफ कैल्शियम ना आए ब्लड में तो वो बोन्स में से कैल्शियम को निकालता चला जाता है और ब्लड में डालता चला जाता है। अगर किसी में एक्सेसिव पैराथॉर्मोन प्रोडक्शन है, यानी वही मैंने आपको बताया हर हार्मोन का एक नॉर्मल रेंज है, उससे कम या ज्यादा दोनों नुकसानदेह। एक्सेसिव प्रोडक्शन अगर पैराथॉर्मोन की होगी तो कैल्शियम बहुत ज्यादा बोन से रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन्स बहुत कमजोर हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी। ब्रिटल किस चीज को कहते हैं? ऐसी चीज को जो आसानी से टूट जाए। डेफिशिएंसी ऑफ पैराथॉर्मोन क्या होती है? इसकी वजह से कैल्शियम लेवल ब्लड का कम हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, कम रहना शुरू हो जाता है, और इससे इवन ये सिचुएशन आ जाती है जिसको कहते हैं टेटनी। टेटनी इज शार्प बेंडिंग ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू ओवर एक्साइटेबल नर्व्स एंड मसल्स। अगर नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल हो तो नर्व्स और मसल्स नॉर्मल काम करते हैं। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो जाए तो नर्व्स और मसल्स ओवर एक्साइटेबल हो जाते हैं और बिला वजह मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है और हाथ, बाजू, टांगें, उंगलियां एबनॉर्मल एंगल्स पे मुड़ जाती हैं और मुड़ी रहती हैं जब तक कि उनको ट्रीटमेंट के जरिए ब्लड कैल्शियम लेवल उनका ठीक ना किया जाए। और कंडीशंस में भी टेटनी हो सकती है। टेटनस एक बाकायदा बीमारी है जो एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, उसमें भी यही प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो ब्लड कैल्शियम से रिलेटेड नहीं है। Then next gland is adrenal gland, which is present on the top of kidney. It has got 2 parts. बिल्कुल जिस तरह किडनी के 2 पार्ट्स थे, बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, अंदर वाला हिस्सा मेडुला, इसी तरह एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड का बाहर वाला हिस्सा, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड का मिडल वाला हिस्सा। Adrenal cortex secretes corticosteroids, which are steroid hormones which balance the salt, maintain the balance of salts and water in the blood. Adrenal medulla secretes emergency hormones, epinephrine और adrenaline. इसके साथ एक और भी हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं नॉरएपिनेफ्रीन या नॉरएड्रेनालिन। These hormones prepare body for emergency situation. फियर में, एंगर में, एंजाइटी में ये रिलीज होता है। जितना हम स्ट्रेस लेंगे, जितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होंगे, स्ट्रेस कई तरह का होता है। एक टेम्परेचर का स्ट्रेस होता है, अगर हम बहुत सर्दी में या बहुत गर्मी में रहें वो भी हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस है। अगर हमें फूड ना मिले, स्टारवेशन वाले एरिया में हो, वो भी हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस है। अगर हम बहुत फियरफुल कंडीशन में हो, वो भी हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस है। अगर हम हर वक्त गुस्से में रहते हैं, ये भी हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस है। अगर हम हर वक्त परेशान रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, ये भी हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस है। सो इस सिचुएशन में क्या होता है, इन हॉर्मोन्स की वजह से रेट एंड इंटेंसिटी ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेज, यानी दिल तेज तेज धड़कने लगता है और जोर जोर से धड़कने लगता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ब्लड फ्लो टू मसल्स एंड लिम्ब इंक्रीजेस, यानी बॉडी जो है ना वो फाइट के लिए, फ्लाइट के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, भागने के लिए तैयार हो जाती है, फियर, फाइट और फ्लाइट। और क्या होता है कि ब्लड फ्लो टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन डिक्रीजेस, कि नॉर्मल जो काम होने चाहिए, नॉर्मल जिन जगहों पे ब्लड जाना चाहिए और डाइजेशन वगैरह के काम होने चाहिए वो रुक जाते हैं और सारा जो बॉडी का ब्लड है वो मसल्स की तरफ चला जाता है। The next gland is pancreas. Pancreas आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि pancreas पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है और वो डाइजेशन करता है। पेनक्रियास दोनों तरह का ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसका जो ज्यादा पोर्शन है वो एक्सोक्राइन है, जो डक्ट से जुड़ा हुआ है, और पेनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन ये ड्यूडेनम है उधर तक पहुंचाता है। लेकिन इसमें छोटे छोटे आइलैंड्स ऑफ सेल्स हैं, उनको कहते हैं पेनक्रियाटिक आइलेट्स भी कहते हैं और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। ही वाज द साइंटिस्ट जिसने इनको डिस्कवर किया। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन टिश्यू हैं, और ये मेन 2 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों के दोनों ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हैं। इस वीडियो के एंड पे जो लास्ट स्लाइड है उसमें हम इन दोनों के एक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे, वहां पे आपको सही समझ में आ जाएगा डायग्राम के साथ। अच्छा, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो जो बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटस। इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, बॉडी वेट कम होना शुरू हो जाता है तेजी से, मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, हर वक्त थकन महसूस होती है। डायबिटीज टाइप 1 जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन, लेकिन जो इसका टाइप 2 है उसमें इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा होता है लोगों में, लेकिन वो काम सही नहीं करता, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ठीक है जी।
दिस इज अ ग्राफ, इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक टेबल है BCG की वैल्यूज जिसमें दी हुई है ब्लड BGC ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट। ठीक है जी। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट जो किया जाता है वो अमूमन ये कि रात को खाना खाया, सो गए, सुबह उठे तो सिर्फ पानी पिए और ब्लड टेस्ट कराने चले जाएं। तो नॉर्मल जिसको डायबिटीज नहीं है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से 99 के दरमियान होगा, और जो डायबिटीज का पेशेंट है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 से ज्यादा होगा। और जो इनके दरमियान वाली जगह है, अगर 100 से लेके 125 वो उसको कहते हैं प्री डायबिटीज, यानी ये लोग कुछ अरसे में डायबिटीज के मरीज बनने वाले। अच्छा, फिर एक टेस्ट होता है, एक तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होता है, वो अमूमन लोगों को करा लेना चाहिए खासतौर पर 40 ईयर्स के बाद, या वो लोग जिनकी फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है उनको जरूर कराते रहना चाहिए, क्योंकि जो जनरली इसके बाकी सिम्टम्स हैं वो बड़े वेग से हैं। अचानक से वजन कम होना, थकन महसूस करना वगैरह, ये बहुत सारी बीमारियों में होता है, खुदा ना खास्ता कैंसर में भी होता है, यही सब कुछ और भी बीमारियों में हो सकता है। तो इसलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराते रहना चाहिए। अच्छा, उसके साथ एक और टेस्ट होता है जिसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के बाद बहुत सारा 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पीने को दिया जाता है। अच्छा, अब वो जो नॉर्मल शख्स है वो जब पी लेगा तो 2 घंटे बाद उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगा। लेस देन 140 अगर है 2 घंटे बाद आफ्टर टेकिंग 75 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक, तो वो अगर लेस देन जब 2 घंटे के बाद उसकी वैल्यू है 140 mg पर 100 ml, तो वो नॉर्मल है। और अगर वो लेवल आए 200 से ज्यादा तो वो डायबिटिक है, और 140 से लेकर 200 के दरमियान अगर वो वैल्यू आए तो वो है प्री डायबिटीज। ठीक है जी। तो जिनका प्री डायबिटीज आए उनको बहुत ख्याल करना चाहिए, वो कोशिश करें तो इस बीमारी से बच सकते हैं अगर अपना वेट मेंटेन रखें, अपनी डाइट को डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक फॉलो करें, एक्सरसाइज को लाजमी कर लें, स्ट्रेस ना लें, परेशान ना हो, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, पॉजिटिव सोचें, सबको माफ कर दें, और इस चीज पे भरोसा रखें कि अल्लाह ही हमारा मालिक है, वही हमारे लिए सब कुछ करने के लिए काफी है। Okay, the next organs, endocrine glands are gonads. Testes are the male gonads and ovaries are the female gonads. Testes produce, अच्छा, gonads का काम बेसिकली होता है गेमीट प्रोडक्शन। आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे गेमीटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस। साथ साथ ये दोनों ऑर्गन्स यानी जो गोनेड्स हैं ये गेमीट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। In males, the testes produce testosterone, which is responsible for the development of male secondary sex characters. For example, growth of mustache, beard, or coarseness of voice. ये puberty के साथ जो boys में changes नजर आती हैं. Similarly, ovaries produce the hormones estrogen and progesterone, which are responsible for the development of female secondary sex characters. For example, development of breast. Now, feedback mechanism is very important for regulating the levels of hormones in the body. और ये क्या है फीडबैक मैकेनिज्म? रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। यानी एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो रहा है, पहला काम वहां हुआ, दूसरा वहां हुआ, तीसरा वहां हुआ, चौथा, आखिरी जो चीज है आउटपुट जो है वो पहले स्टेप को या उस प्रोसेस को आके रेगुलेट करे, तो वो कहलाएगा फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है जी। फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह का होता है, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में आउटपुट डिक्रीज करता है या इनहिबिट कर देता है प्रोसेस को ताकि कंडीशंस नॉर्मल की तरफ आ जाएं। इट इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फीडबैक। फॉर एग्जांपल हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से इसकी डायग्राम देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन कैसे होता है। ठीक है जी। पॉजिटिव फीडबैक बॉडी में बहुत कम है क्योंकि इसमें क्या होता है कि आउटपुट इंक्रीज करता है रेट ऑफ प्रोसेस को। सिर्फ एक दो प्रोसेसेस पॉजिटिव फीडबैक के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सक्लिंग एक्शन ऑफ इन्फेंट स्टिमुलेट्स प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोडक्शन इन द मदर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्शन। यानी जितना ज्यादा इन्फेंट मिल्क सकल करेगा, जितना ज्यादा दूध पिएगा, उतना ज्यादा प्रोलैक्टिन बनेगा, उतना ज्यादा मिल्क बनेगा, फिर वो अगली दफा और दूध पिएगा और प्रोलैक्टिन बनेगा और दूध बनेगा। अल्लाह की कुदरत है सुभान अल्लाह के अगर ट्विंस हो तो एक ही मदर का मिल्क जो है वो दोनों ट्विंस के लिए काफी हो जाता है। बल्कि इसके ऊपर स्टडीज हुई हैं ट्रिपलेट्स और क्वाड्रुप्लेट्स में भी कि मिल्क प्रोडक्शन 2 टाइम्स बढ़ जाती है अगर ट्विंस हों और दोनों मदर फीड ले रहे हो। मिल्क प्रोडक्शन 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी बढ़ जाती है इन केस ऑफ ट्रिपलेट्स एंड क्वाड्रुप्लेट्स, एंड सिंगल मदर्स मिल्क इज एनफ इवन फॉर 3 to 4 चिल्ड्रन। ओके, द नेगेटिव फीडबैक एग्जांपल इज मेंटेनिंग द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज 90 mg अगर लेट सपोज मेंटेन रखना है बॉडी ने। अच्छा, जब भी हम खाना खाते हैं
नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं, नमकीन खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमारा बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। सिर्फ अगर हम लो कैलोरीज डाइट लें जिसमें मीठा ग्लूकोज कम से कम हो, कच्ची सब्जियां खाएं वगैरह, तो तब हो सकता है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा ना बढ़े, वरना नॉर्मली हम जो डाइट लेते हैं पाकिस्तान में उसको खा के जरूर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि चावल में, रोटी में, आलू में, हमारे तकरीबन सारी डिशेस में जरूर ऐसे चीजें होती हैं जो डाइजेस्ट होकर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाती हैं। अच्छा, जब भी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। इंसुलिन के दो काम हैं। इंसुलिन इस ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है दो तरीकों से। पहला तरीका क्या है, वो हर सेल पे जाके ग्लूकोज गेट्स ओपन करता है और सारे बॉडी के सेल्स ग्लूकोज को अपने अंदर कर लेते हैं और फिर उसको ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में, या जो आपने बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ा था प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें पहुंचा देते हैं। ठीक है जी। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज एंटर ही नहीं हो सकता, तो वहां यूटिलाइज हो जाएगा, उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज कम हो जाएगा। उसके अलावा जो ग्लूकोज होगा वो लिवर स्टोर कर लेता है। लिवर भी खुद नहीं स्टोर करेगा जब तक उसे इंसुलिन नहीं कहेगा। इंसुलिन लिवर को कहता है कि भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, तुम इसको संभाल लो। लिवर क्या करेगा, उस ग्लूकोज को लेगा और जैसे तस्बीह के दाने में सारे दाने जोड़ के तस्बीह बन जाती है, इसी तरह वो सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जोड़ के लंबी चेन्स बना लेगा ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर है, जब जरूरत है तो इस्तेमाल हो सकता। तो मेनली पहले बॉडी सेल्स विल यूटिलाइज take up the glucose with the help of insulin. If still there is more glucose, it will be taken up by the liver. As a result, blood glucose level becomes normal. जैसे ही blood glucose level कम होगा, इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक जाएगी। ठीक है जी। अब इंसुलिन दोबारा तब प्रोड्यूस होगा जब हम दोबारा खाएंगे। आमतौर पे हमारी जिंदगी में यही साइकिल चलता रहता है, क्योंकि 10 घंटे लगते हैं जब इतना कम हो जाए कि ये प्रोसेस रुक जाए। अमूमन हम 10 घंटे आने नहीं देते, 10 घंटे से पहले ही हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। हाँ, लेकिन जब हम रोजा रखते हैं तो फिर 10 घंटे से लंबा रोजा हो जाता है, 14, 15, 16, 17 घंटे का। तो उस वक्त क्या होता है कि 10 घंटे के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है अमूमन। ठीक है। अब वो 10 घंटे की फास्टिंग के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल जब बहुत कम हो गया तो इंसुलिन के ऑपोजिट हार्मोन प्रोड्यूस होगा। पेनक्रियास क्या रिलीज करेगा, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, जाता है लिवर को, कहता है ओ भाई बात सुनो, ग्लूकोज कम पड़ गया है, ग्लाइकोजन को तोड़ो। लिवर जो है वो जल्दी जल्दी ग्लाइकोजन का लंबा जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़ता है, बहुत सारे ग्लूकोज बना देता है। वो ग्लूकोज ब्लड में आ जाते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल की तरफ आता है, ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन रुक जाती है। ठीक है जी। क्या बताया, नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक, आउटपुट डिक्रीजेस और इनहिबिट्स द प्रोसेस। ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हुआ, इंसुलिन बना, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल पे आया, इंसुलिन प्रोडक्शन रुक गई। ब्लड ग्लूकोज कम हुआ, ग्लूकागॉन बना, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल पे आया, ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन रुक गई। दिस इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म व्हिच मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल अराउंड 90 to 100 as long as insulin production and insulin action is normal. अगर वो नॉर्मल नहीं रहेगा तो फिर डायबिटीज हो जाएगा और फिर ये मेंटेन नहीं रह सकेगा लेवल।